जय हिंद स्टूडेंट्स। पेपर 3 का एग्ज़ाम आप लोगों का हो गया है। ठीक है, अब आपको एग्ज़ाम देना है पेपर 4 का, जो कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चंस, जो कम समय में आपको कंप्लीट मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि यहाँ पे ट्रू होगा और आप ट्रू लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर ट्रू होगा और आपने फॉल्स लिख दिया तो नंबर कट जाएगा। यहाँ पे कट कुट नहीं है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा अगर आपने सही उत्तर दे दिया है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो एग्जाम होगा 2023 में, उसका मैं मस्ट इंपोर्टेंट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है अंशों पर प्राप्त प्रीमियम को लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अंशों पर प्राप्त प्रीमियम को लाभांश के रूप में बांटा नहीं जा सकता है। आगे है, संचित पूंजी को स्थिति विवरण में नहीं दिखाया जाता है। रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। रिजर्व कैपिटल इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए तीसरा है, जब्त किए गए अंश को छूट पर निर्गमित किया जा सकता है। ऑन डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर कैन बी इशूड। ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें एक बात यह है, जो छूट का जो राशि होगा जब्त किए गए धन के बराबर होगा, उससे ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। जब हम थ्योरी को डिटेल्स में समझाएंगे तब आप एक एक क्वेश्चंस को आराम से समझ जाइएगा। चलिए, चौथा प्रश्न है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश दोनों एक साथ निर्गमित किया जा सकता है। बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैन बी इशूड टुगेदर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, ये भी ट्रू है। द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कंपनी जो है विधान के द्वारा, कानून के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसका लाइफ जो है वो अनलिमिटेड है, इसलिए यह कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है, अंश जब्ती खाते में शेष पूंजी हानि बताता है। अंश जब्ती खाते में शेष पूंजी हानि, ये बिल्कुल गलत है। अंश जब्ती खाते का जो शेष होता है वो लाभ दर्शाता है। द बैलेंस ऑन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट रिप्रेजेंट्स ए कैपिटल लॉस। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे है, पूर्वाधिकार अंशधारी या समतांशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। ये ट्रू स्टेटमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे सिंपल सा शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, ये समझिए। शेयर होल्डर्स अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं। और अंशधारी दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, अंश दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, और ऋणपत्रधारी जो होते हैं, डिवेंचर होल्डर जो होते हैं, वो कंपनी के लेनदार होते हैं, वो स्वामी नहीं होते हैं। वोट देने का अधिकार समतांशधारी को होता है, ऋणपत्रधारी को नहीं होता है। यानी कि अंशधारी को वोट देने का अधिकार होता है, जबकि ऋणपत्रधारी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। जब पूंजी की वापसी किया जा रहा होगा उस स्थिति में डिवेंचर होल्डर को सबसे पहले पूंजी की वापसी होगी, उसके बाद ही शेयर होल्डर को पूंजी वापस किया जाएगा। अगर शेयर होल्डर में बोला जाए तो पहले प्रेफरेंस शेयर को पूंजी वापस होगा, उसके बाद ही इक्विटी शेयर का भुगतान होगा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है, अंशों की जब्ती से अंश पूंजी में कमी आती है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला है, एक कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं कर सकती। ए कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एक तो चैप्टर का नाम ही है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और यहाँ पे कह रहा है जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है, नहीं हो सकता है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। 10वां प्रश्न है, अंशतः चुकता पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। पार्शियली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड। 11वां नंबर है, एक ऋण पत्रधारी कंपनी का स्वामी होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो ऋण पत्रधारी कंपनी का स्वामी नहीं होता है। ए डिवेंचर होल्डर इज एन ऑनर ऑफ द कंपनी। फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला है, एक ऋण पत्रधारी को
नियोजित राशि पर ब्याज प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही है। ऋण पत्रधारी को ब्याज मिलता है जबकि अंशधारी को लाभांश मिलता है। लाभांश लाभ का अंश होता है, यदि प्रॉफिट होगा तो अंशधारी को प्रॉफिट दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 13वां प्रश्न है, ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमित नहीं किया जा सकता। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बनाए होंगे उन्हें पता होगा, जो ऋण पत्रों को भी प्रीमियम पर हम अंश की तरह निर्गमित कर सकते हैं। डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड एट प्रीमियम। चलिए 14वां प्रश्न है, एक कंपनी अपने स्वयं के ऋण पत्र नहीं खरीद सकती है। एक कंपनी अपने स्वयं के ऋण पत्र को नहीं खरीद सकती, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। एक कंपनी कैन नॉट परचेज इट्स ऑन डिबेंचर। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकता है, एक कंपनी कैन परचेज इट्स ऑन डिबेंचर, तो फिर ट्रू हो जाएगा। नोट अगर यहाँ से हटाएगा, एक कंपनी कैन परचेज इट्स ऑन डिबेंचर, तो वो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, ऋण पत्र शोधन पर प्रीमियम खाता एक व्यक्तिगत खाता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। ये सही बात है। जो ऋण पत्र शोधन पर प्रीमियम खाता जो है ना, व्यक्तिगत खाता है। चलिए 16वां प्रश्न है, अपने ऋण पत्र कंपनी के विनियोग होते हैं, ये सत्य कथन है। ऑन डिबेंचर्स आर इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। 17वां प्रश्न है, शोधन पर प्रीमियम को पूंजीगत लाभ से अपलिखित नहीं किया जा सकता है। शोधन पर प्रीमियम को पूंजीगत लाभ से अपलिखित नहीं किया जा सकता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिटेन आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब हुआ अपलिखित किया जा सकता है, तो फिर ट्रू हो जाता। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न है, कंपनी संचालकों को लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा कंपनी की वार्षिक सभा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट कंपनी का जो वार्षिक सभा होता है उसमें प्रस्तुत करना होता है। चलिए अगला है, कंपनी संचालकों के लिए कंपनी के चिट्ठे को कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार बनाना अनिवार्य नहीं है। तो ये असत्य हो गया। अनिवार्य है तो सत्य हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए, सही बातों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, निश्चित रूप से एक भी गलत नहीं होगा आपको। 20वां प्रश्न है, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 में लाभ हानि खाता का प्रारूप नहीं दिया गया। ये सत्य है। कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 में लाभ हानि खाता का प्रारूप नहीं दिया गया है। अगला है, प्रारंभिक व्यय कंपनी का चालू दायित्व है। ये असत्य है। प्रारंभिक व्यय कंपनी का चालू दायित्व है, ये सत्य बात नहीं है। अगला है, अदत्त लाभांश कंपनी का पूंजी लाभ है। अदत्त लाभांश अनपेड डिविडेंड्स आउटस्टैंडिंग डिविडेंड कंपनी का पूंजी लाभ है। ये बिल्कुल गलत है। अगला है, पशुधन कंपनी का अस्थायी संपत्ति है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। पशुधन कंपनी का अस्थायी संपत्ति है। अगला है, कराधान के लिए प्रावधान को चालू दायित्व तथा प्रावधान शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। कराधान के लिए प्रावधान प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस हेड के अंदर में दिखाया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। आगे है 25वां, आयकर के लिए प्रावधान को कंपनी के लाभ हानि विवरण में दिखाया जाता है। आयकर के लिए प्रावधान को कंपनी के लाभ हानि विवरण में दिखाया जाता है। बिल्कुल ट्रू है। 26वां है, कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को चिट्ठे में तरलता या अस्थायित्व के आधार पर दिखाया जाता है। कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को चिट्ठे में तरलता के आधार पर दिखाया जाता है। ये बिल्कुल असत्य कथन है। तो पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद बहुत जल्द पार्ट 2 अपलोड होगा। आपको अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में इस वीडियो को मदद करें, शेयर करें। धन्यवाद।